जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप सभी लोग भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में एक सीट पक्की करना चाहते हो और मेरे भाई अभी तक आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, तो इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखना, क्योंकि इस क्लास में आपको सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास को अगर आप देखते हो तो आपकी तैयारी मेरे भाई यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र के निकट कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र के निकट कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का करनाल हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, करनाल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा में वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे, हरियाणा में वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित होगा पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में काला तीतर संरक्षण से संबंधित क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। तो हरियाणा के किस जिले में काला तीतर संरक्षण से संबंधित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग का उपयुक्त में से सभी क्षेत्रों में यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि हिसार नाम की उत्पत्ति किस ऐतिहासिक शासक द्वारा स्थापित नगर से जो है ना जोड़ी जाती है। तो हिसार नाम की उत्पत्ति किस ऐतिहासिक शासक द्वारा स्थापित नगर से जोड़ी जाती है। तो ये जोड़े आते हैं फिरोज शाह तुगलक से। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, फिरोज शाह पैलेस कॉम्प यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस शहर में जो है ना स्थित होगा। तो ये स्थित होगा हिसार में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का बनावली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा का बनवाली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके फतेहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, फतेहाबाद में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर किस ऐतिहासिक काल में विशेष रूप से जो है ना प्रसिद्ध हुआ है। चलिए बताइए। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर किस ऐतिहासिक काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ है। तो यह हुए हैं आपके हर्षवर्धन के काल में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, हर्षवर्धन के काल में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे कि हरियाणा का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। तो हरियाणा का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। तो याद रखेंगे ये गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो सही जवाब है, गुरुग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में मोरनी हिल्स क्षेत्र किस जिले की प्रशासनिक सीमा में आता है। तो हरियाणा में मोरनी हिल्स किस क्षेत्र की जिले की प्रशासनिक सीमा में आता है। तो यहाँ पे आपके पंचकुला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की कौन सी लोक परंपरा विवाह समारोह में महिलाओं के सामूहिक गीतों से विशेष रूप से जुड़ी है। तो याद रखेंगे, हरियाणा की कौन सी लोक परंपरा विवाह समारोह में महिलाओं के सामूहिक गीतों से विशेष रूप से जुड़ी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का लोकगीत बच्चा बच्ची हो बन्नी। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित है। तो ये आपके भाग 1 में हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, भाग 1 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में होगा, तो ये आपके भाग 2 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, भाग 2 में हो जाएगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार जो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपके अनुच्छेद 32 से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा, तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग के कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए, तो ये आपके अनुच्छेद 40 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 40 में होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद संसद की स्वीकृति कितने समय के भीतर आवश्यक होती है। तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद संसद की स्वीकृति कितने समय के भीतर आवश्यक होती है, तो अब बताएंगे 2 माह के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा किससे देता है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे देता है, तो ये देते हैं किससे, तो ये आपके उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपके 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 30 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 25 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे इसमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप 20 का सही जवाब ऑप्शन बी लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है कि किसी वस्तु का घनत्व किसके अनुपात के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का घनत्व किसके अनुपात के बराबर होते हैं, तो ये द्रव्यमान और आयतन के बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति जो है सामान्यतः डैश हो जाती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति सामान्यतः जो है आपके अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंद्रधनुष में सूर्य के प्रकाश का विभाजन मुख्यतः किस घटना के कारण होता है। तो इंद्रधनुष में सूर्य के प्रकाश का विभाजन मुख्यतः किस घटना के कारण होते हैं, तो ये होते हैं आप सभी लोग के किस घटना के कारण। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि लोहे की अपेक्षा तांबा विद्युत का डैश है। तो आप बताएंगे लोहे की अपेक्षा तांबा विद्युत का जो है एक बेहतर चालक माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, बेहतर चालक हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि ऊष्मा का वह संचरण जिसमें माध्यम के कणों का सामूहिक हस्तांतरण होता है क्या कहलाता है। तो ऊष्मा का वह संचरण जिसमें माध्यम के कणों का सामूहिक हस्तांतरण होता है क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का संवहन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संवहन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि निर्वात में ऊष्मा किस विधि से
संचरित हो सकती है। तो निर्वात में ऊष्मा किस विधि से संचरित हो सकती है? तो ये आपके विकिरण से हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन मुख्यतः किस अणु के विखंडन से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन मुख्यतः किस अणु के विखंडन से आती है? तो ये आते हैं किससे? तो ये आते हैं आपके H2O से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होते हैं? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल अस्थि मज्जा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न क्या पूछे गए कि एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं से संबंधित है? तो एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं से संबंधित होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के लिम्फोसाइट से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, देवेंद्र शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या है? तो देवेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद देव जोड़ इंद्र होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, देव जोड़ इंद्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रामानुज में कौन सी संधि जो है मानी जाती है? तो रामानुज में कौन सी संधि मानी जाती है? तो रामानुज में दीर्घ संधि मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दीर्घ संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पीतांबर का विग्रह पीला अंबर है, जिसका करने पर कौन सा समास होगा? तो पीतांबर का विग्रह पीला अंबर है, जिसका करने पर कौन सा यहाँ पे समास बनेगा? तो इसमें आप सभी लोग का जो है ना बहुव्रीहि समास बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बहुव्रीहि होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सुख दुख में कौन सा यहाँ पे समास है? तो सुख दुख में कौन समास है? तो सुख दुख में आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्वंद्व समास है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए, निर्भय शब्द में उपसर्ग जो है कौन सा है? तो निर्भय शब्द में उपसर्ग जो है नीर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, नीर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है 37 कि असफल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो असफल शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो असफल में अ जो है ये आप सभी लोग का उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि लड़का मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में मैदान में कौन सा कारक है? तो लड़का मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में मैदान में कौन सा कारक होगा? तो ये आपके अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अधिकरण कारक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे कौन सा जो है क्रिया विशेषण है? तो वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जिसे किसी बात का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिसे किसी बात का ज्ञान ना हो उसके के लिए एक शब्द होता है अज्ञ। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, अज्ञ होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।